Welcome back to Hinkoj Dictionary Vocabulary Series. Today's session of Idioms and Phrases Part 12. Part 1 to 11 ऑलरेडी आ चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग सब रिफर कर सकते हो. आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए ये सारे सेशंस काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो कोई भी सेशन को मिस आउट ना कीजिएगा. शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन. आज के इस सेशन में सबसे पहले जो हमने लिया है वो है कैट्स पॉ. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैट्स पॉ मीन्स अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल. किसी व्यक्ति का अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना. निजी स्वार्थ के लिए जब किसी व्यक्ति को उपयोग किया जाता है तब हम कहते हैं कैट्स पॉ. अपने स्वार्थ के लिए, फॉर पर्सनल यूज, अपने किसी काम के लिए जब हम किसी का वस्तु की तरह उपयोग करते हैं तब हम कहते हैं कैट्स पॉ. एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. You always try to make a cat's paw of me, but I refuse to do any more of your work. क्या कहा जा रहा है? आप हमेशा ही, you always try to make a cat's paw, यानी आप अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा ही मेरा उपयोग करने की कोशिश करते हैं. बट लेकिन इस बार I refuse, लेकिन इस बार मैं आपका काम नहीं करूंगा. मुझे समझ आता है कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, तो मैं अब आपका काम नहीं करूंगा आपके निजी स्वार्थ के लिए. दैट इज कैट्स पॉ. नेक्स्ट आता है च्यू द कड. च्यू द कड, इट मीन्स टू पॉन्डर ओवर और टू मेडिटेट, यानी मनन करना. मनन करना किसी भी चीज के बारे में. जब भी आप कुछ डिसीजन लेने वाले हो या कुछ भी करने वाले हो, उसके बारे में मनन चिंतन करके सोचना, या फिर स्लोली, आराम से, केयरफुली, स्लोली एंड केयरफुली उस डिसीजन को एक सेकेंड थॉट देना, डीपली उसके बारे में सोचकर समझकर फिर कुछ करना. दैट इज च्यू द कड, टू पॉन्डर ओवर और टू मेडिटेट. एग्जाम्पल देखते हैं. We needed a few more meetings to chew the cud on some tough decisions. यानी we needed few more meetings, हमें और कुछ मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, few more, ताकि जो डिसीजन हमें लेना है उसके लिए हम और अच्छे से सोच सके, उसके बारे में समझ सके. दैट इज chew the cud. नेक्स्ट आता है चिकन हार्टेड. चिकन हार्टेड मीन्स lacking courage और cowardly. हिंदी में अगर हम उसे कहें तो कहेंगे कायर. जब भी कोई डरपोक या कायर इंसान को हम रेफर कर रहे हैं तब हम कहेंगे ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, यानी वो काफी कायर है या फिर डरपोक है. अब उसकी सिचुएशन भी चेंज हो सकती है. ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, ही कैन नॉट गो विथ यू इन द डार्क रूम. ही इज अ चिकन हार्टेड मैन, ही कैन नॉट गो विथ यू इन द डार्क रूम. डार्क रूम से उन्हें डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है. जब भी अंधेरा आता है तो ही बिकम्स चिकन हार्टेड, डकायर बन जाते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. They proved themselves chicken hearted and ran away. देखिए, दो टीम्स हो सकती है. अगर समझिए एक कोई हार रही है या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जहां उन्हें पता है कि वो हारने वाले हैं या कुछ ऐसा होने वाला है जो उनके फेवर में नहीं है, so they ran away. फेस करने की बजाय उन्होंने क्या किया, भाग जाना ज्यादा बेहतर समझा. तो चिकन हार्टेड मीन्स कायर और डरपोक, जो सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते. नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी यानी अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, मन गढ़ंत कहानियां. मन से जो कहानियां बना लेते हैं, मन गढ़ंत कहानियां जिसमें हकीकत कुछ भी नहीं होती. इट इज ऑल रॉन्ग, फेक, अपने मन से बनाया और बोल दिया. एग्जाम्पल देखते हैं. He told us some cockbull story about having lost all his money. उन्होंने अपने पैसों के बारे में हमें गलत कहानी बता दी. उन्होंने खुद से सोचा और बता दिया. क्या पता उनका मोटिव इस गलत कहानी के पीछे पैसे लेना हो या कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन इन शॉर्ट कॉक एंड बुल स्टोरी का मीनिंग हुआ जब भी आप कोई मन गढ़ंत कहानी सुनाते हो जिसमें हकीकत कुछ भी नहीं है. इट इज ऑल इन योर माइंड, आपने बनाया, आपने बोल दिया. कॉक एंड बुल स्टोरी.
नेक्स्ट आता है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मीनिंग अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। फॉल्स डिस्प्ले यानी आपको कोई दुख नहीं है, कोई ग्रीफ नहीं है, लेकिन आप मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। दैट इज अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। He shed crocodile tears at the death of his aunt। देखिए, जब भी उनकी आंट की डेथ हुई तब उन्होंने क्या किया? फॉल्स डिस्प्ले, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। कोई ग्रीफ नहीं था, दिल से कोई भी दुख नहीं था, लेकिन चार लोगों के बीच में दुख दिखाने के लिए उन्होंने नकली आंसू बहाए, क्रोकोडाइल टीयर्स। नेक्स्ट आता है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स यानी टू क्वारल और टू फाइट। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होना या बहस होना उसे कहा जाता है क्रॉसवर्ड्स। लफ्जों से, जब बातों से ऐसा होता है तब हम कहते हैं दे क्रॉसवर्ड्स, यानी दोनों का ओपिनियन जो है वो मैच नहीं हुआ, उस वजह से उनके बीच में बहस हो गई, लड़ाई हो गई। एग्जाम्पल लेते हैं, जियान एंड जिया क्रॉस्ड स्वर्ड्स फॉर वॉचिंग देयर फेवरेट शो। देखिए, जियान एंड जिया जो है, उन्होंने, उनके बीच में लड़ाई हो गई, क्वारल हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों को अपना अपना फेवरेट टीवी शो देखना था। टीवी तो एक ही है, इनको भी देखना है, उनको भी देखना है, मैं देखूंगा। दैट इज क्रॉस स्वर्ड्स। एक चीज के पीछे जब दोनों जने लड़ पड़े, क्यों? क्योंकि दोनों का जो थिंकिंग था, वहां पे जो चीज देखने की इच्छा थी वो मैच नहीं हो रही थी। एक को एक चीज देखनी थी, दूसरे को दूसरी चीज। तो दैट इज क्रॉस वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, द चेयरमैन एंड आई। द चेयरमैन सॉरी द चेयरमैन एंड आई हैव क्रॉस वर्ड्स। क्यों? बिफोर वी हैव क्रॉस वर्ड्स बिफोर ओवर द सेम इश्यू। उनका और मेरा ऑलरेडी सेम इश्यू पे बहस हो चुका है। क्यों हुआ होगा? क्योंकि शायद हमारी ओपिनियंस जो उन्हें चाहिए या जो मैं सोच रही हूँ वो मैच नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ है ऑब्वियसली, इसीलिए। तो जब भी क्रॉस वर्ड्स मींस जब भी किसी के बीच में लड़ाई होती है, बहस होती है, तब हम यूज करते हैं क्रॉस वर्ड्स। नेक्स्ट इज क्राई फॉर द मून, टू डिजायर द अनअटेनेबल। किसी असंभव वस्तु की कामना करना जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा सोचना या ऐसी इच्छा रखना जो प्रैक्टिकली पूरा नहीं हो सकती है, जो काफी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है, और साथ ही साथ क्या है? अनरीजनेबल है, सही है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है कि उसे पूरा किया जा सकता हो। दैट इज क्राई फॉर द मून, जो पाना संभव बिल्कुल ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी नीड नॉट होप फॉर द लोअर टैक्सेस इन द फ्यूचर, दैट वुड बी क्राइंग फॉर द मून। देखिए क्या कहा जा रहा है, हम ये नहीं सोच सकते कि 2-3 साल होने के बाद टैक्स रेट जो है वो कम हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स को कम कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसा डिजायर कर रहे हो, आप ऐसी इच्छा रख रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, हाँ थोड़े साल के बाद टैक्स कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, देन यू आर क्राइंग फॉर द मून। ऐसी कामना रखना जो होना पॉसिबल ही नहीं है, अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट आता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन, यानी ऑलरेडी हो चुका, जो भी था ऑलरेडी घट चुका, वो गलती हो चुकी, अब उस पे अफसोस करके रोने से आप उस चीज को सही नहीं कर सकते हो। टू फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड व्हिच यू कैन नॉट चेंज। जो ऑलरेडी घट चुका है, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। तो कहते हैं ना, अब रोने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका, मूव ऑन। कई बार हम कहते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया है वो देखते हैं, His decision to resign was disappointing, but it's no use crying over spilt milk। देखिए,
उन्होंने रिजाइन किया, उनका वो डिसीजन काफी डिसअपॉइंटिंग था। अब वो तो रिजाइन कर चुके, वो तो चले गए। अब उनके जाने के बाद अगर आप रो रहे हो, यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, आप सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो अब क्या फायदा है? जो होना था वो हो चुका, उसको आप बदल नहीं सकते। दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर मींस टू गिव अ पुअर शो। आप अपने प्रयासों से जब किसी पे प्रभाव नहीं छोड़ पाते, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते, यू फेल्ड टू इम्प्रेस, या फिर पुअर इम्प्रेशन जो होता है, पुअर इम्प्रेशन, तब हम कहते हैं कट अ सॉरी फिगर, जब आप अपने प्रयासों से किसी पे कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। एग्जाम्पल देखते हैं। He cuts a sorry figure in the interview. उनका इंटरव्यू हुआ तो उनके इंटरव्यू से उन्होंने किसी को भी प्रभावित नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनकी कोई अच्छी इंप्रेशन उन पे वो छोड़ पाए, अच्छी छाप छोड़ पाए। दैट इज कट अ सॉरी फिगर। नेक्स्ट आता है कट बोथ वेज। कट बोथ वेज मींस आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। दोनों ही तरफ से अपना, दोनों ही पार्टी की तरफ से अपना तर्क करना, दोनों के ही पक्ष में तर्क करना, इसकी तरफ से भी बोलना, उसके तरफ से भी बोलना। कट बोथ वेज। ज्यादातर क्या होता है, दो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं सेम टाइम पे इस चीज के। यूजुअली एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, ऑब्वियस है। अब दोनों की तरफ से बोल रहे हो तो कहीं एक अच्छा इफेक्ट गिरेगा, कहीं शायद एक नेगेटिव इफेक्ट भी गिर सकता है। दैट इज कट बोथ वेज। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम समझ आ जाएगा। वॉचिंग टीवी कट्स बोथ वेज। देखिए टीवी देखने के लिए यू कट बोथ वेज, वॉचिंग टीवी कट्स बोथ वेज। तो दोनों की तरफ से वो आर्ग्यू कर रहे हैं टीवी के लिए, यानी टीवी देखने वालों की तरफ से और टीवी ना देखने वालों की तरफ से। इट मेक्स पीपल नो व्हाट इज रियल गोइंग ऑन, बट इट आल्सो मेक्स देम एडिक्टेड एंड सिक। देखिए टीवी जो रेगुलर देखते हैं उन्हीं के बारे में दो चीज उन्होंने बताई। टीवी देखने से रियल टाइम में क्या हो रहा है आपको वो पता चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन दिस इज पॉजिटिव, गुड। लेकिन साथ साथ क्या बोल रहे हैं, टीवी ज्यादा देखने से आदमी उससे एडिक्टेड हो सकता है और सिक हो सकता है। कट बोथ वेज। टीवी के ही फेवर में आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ द साइड्स, बता भी रहे इंफॉर्मेशन रियल टाइम मिलेगी लेकिन आप एडिक्टेड और सिक भी हो जाओगे। दोनों ही पक्ष पे तर्क करना। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप भी आपके एग्जाम्पल्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे।